गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के विषय में के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। मनुष्य मीन्स हम लोग हमेशा ही अपने आसपास के एरिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बचपन में जब हम पहले छोटे होते हैं तो घर में रहते हैं, धीरे धीरे हम क्रोलिंग करना लगते हैं, फिर हम बाहर निकलने लगते हैं। तो जैसे हम बाहर निकलते हैं हम नई नई चीज़ें देखते हैं, उनके बारे में खोजने लगते हैं, क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। फिर उसके बाद में जब आप और बड़े होते हो तो विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? तो जब आप स्कूल जाने लगे तो क्या अपने आसपास के परिवेश के विषय में मीन्स अपने आसपास के एरिया के बारे में कुछ पता लगाकर या उस एरिया के बारे में कुछ खोज कर कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं पता हो किसी को और आपने पता लगाई हो? मतलब कोई खाने की चीज़ जो आपके घर वालों को नहीं पता हो और आपने स्कूल जाते हुए बोला हो कि नहीं वहाँ की ये चीज़ टेस्टी है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें क्या आपने ऐसा कभी कुछ करके खुशी महसूस की है? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। अब हम क्लास 6 में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये जो सुंदर विश्व है, मतलब कि ये सुंदर सा जो वर्ल्ड है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इस यात्रा को और रोचक बनाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है जिसका नाम क्या है? विज्ञान है। अब पीछे आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में क्लास 5 तक। अब आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जो किसके माध्यम से? कौन सा विषय है आपका? विज्ञान विषय के माध्यम से। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का क्लास 6 में हार्दिक स्वागत है। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि विज्ञान क्या है, और जवाब भी अपने आप ही मिलेगा आपको। क्या है विज्ञान? देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। विज्ञान क्या है? हमारी देखने की जो पावर है उसको बढ़ाएगा, मीन्स आईसाइट नहीं इंक्रीज करेगा, बस हम चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं वो चीज़ हमें पता चलेगी। हमारी सोचने समझने की पावर इंक्रीज होगी, हमारे काम करने का जो तरीका है वो भी चेंज होगा और विश्व की रहस्य की परतें खोलता है। और वो विज्ञान क्या करता है कि पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें कोई खोजता है, मीन्स परतें खुलती है कि हाँ ये वाली चीज़ अभी डिस्कवरी हुई है, इसका ये हुआ है, ठीक है। तो विश्व में क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी की परतें खुलेंगी। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा साहसिक कार्य है, रोमांचक है, जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेचर में अलग अलग जो आयाम हैं उनको खोजते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे 2 + 2 4 कैसे हुआ, क्योंकि हमने तो 1 + 1 + 1 ऐसे करके पढ़ा होगा, सिर्फ समझाने के लिए है। तो क्यों ना हम इस 2 को 1 + 1 लिख लें और इस 2 को भी 1 + 1 लिख लें। अब इसको ऐड करोगे तो भी आपके पास 4 आएगा। मीन्स ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता है कि हम ये 2 + 2 भी 4 है और 1 को 4 टाइम्स जब आप ऐड करोगे तब भी 4 आएगा। तो ये कैसे होता है? ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पे समझाई जाती है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। अब 2 + 2 भी 4 होता है और 1 + 1 + 1 + 1 भी 4 होता है, लेकिन क्या आप में ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि ये भी 4 क्यों होता है, ये भी 4 क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आपके अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी है तो आपको मज़ा आएगा विज्ञान पढ़ के। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का नाम क्या पड़ा है? इस पुस्तक का शीर्षक भी क्या है? ये जिज्ञासा। क्लियर? अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, आप चाहे किसी के बारे में भी स्टडी कर रहे हो,
रेत जो है उसके छोटे छोटे कणों के बारे में स्टडी करें, या बड़े बड़े पहाड़ पर्वत के बारे में स्टडी करें, एक घास के तिनके के बारे में पढ़ें, या फिर विस्तृत जंगल के बारे में, बहुत बड़े जंगल के बारे में। यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। विज्ञान जो है हमें नई नई खोज करने के लिए प्रेरित करता है, हमारे अंदर उत्साह भरता है। अब मान लो आप एक जंगल के बारे में देखते हो कि इस जंगल में क्या क्या है, किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, कैसे यहाँ के पेड़ पौधे सरवाइव करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तभी तो आप उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाएंगे। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि तारे चमकते क्यों हैं? अब अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आपने रात को तारे देखे हैं, तभी तो आप में जानने की जिज्ञासा होगी कि ये चमकते क्यों हैं, या फिर ये कहाँ हैं, कितनी दूर हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हो? क्या कभी आपने कोई फूल खिलते हुए देखकर ये अचंभित हुए हो आप कि उसे कैसे पता चला कि कब खिलना है? अब फूल को कैसे पता कि उसको कब खिलना है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से क्या होता है। ये सब विज्ञान के बारे में है कि विज्ञान हमें किस तरीके से चीज़ों के बारे में आंसर्स देता है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र है। तो ये जो हमने पढ़ा है अभी अभी, तारे क्यों चमकते हैं, फूल कब खिलते हैं, तो ये विज्ञान के कुछ ही ऐसे रहस्य हैं जो उदाहरण के तौर पे आपको बताए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। आगे आने वाली क्लासेस में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि विज्ञान के द्वारा हमने क्या क्या क्वेश्चंस देखे हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है, मतलब ये सब जगह है। विज्ञान जो है वो सब जगह पे है, ठीक है, कहीं एक जगह पे नहीं है कि जंगल में ही मिलेगा। विज्ञान कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। महासागर की गहराइयों से लेकर विज्ञान हर जगह पे है, चाहे आप महासागर की नीचे गहराइयों में चले जाएं या फिर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, कि अंतरिक्ष जो है हमारा कितना बड़ा है, कहाँ क्या चीज़ है, आकाश गंगा कितनी है, किसमें कितने तारे हैं, क्या क्या है, सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। और रसोई में पक रहे व्यंजन से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उन जगहों पर भी बहुत सारी क्या हुई है, खोज हुई है। जैसे खाना बनाने में कितनी टाइप का खाना होता है। इंडिया में देखोगे आप, साउथ की तरफ अलग खाना बनता है, नॉर्थ में अलग, ईस्ट साइड अलग, वेस्ट अलग, या फिर आप देखेंगे कि एक ही स्टेट में अलग अलग तरीके के व्यंजन बनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के व्यंजन से लेकर खेल के मैदान तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर उसके हमें मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ पे भी क्या हुई है, खोज हुई है। तो यहाँ पे देखो आप, ये है मरुस्थल। अब मरुस्थल में कौन से पेड़ हैं, कहाँ का ये मरुस्थल है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। यहाँ ये समुद्र का तट है, ये समुद्र कितना गहरा है, इसके बारे में भी पता लगाया गया है। मीन्स हर चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। समुद्र के भीतर का दृश्य देखो, अगर समुद्र के अंदर नहीं जाएंगे तो दिखेगा कैसे, तो कोई तो गया था, ठीक है। तो ये सारी देखो कितना सुंदर ये दृश्य है, मछलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब आप बड़े हो जाएं तब इस तरीके से देखने के लिए ज़रूर जाना, लेकिन अकेले नहीं, किसी की गाइडेंस में जाना। ये देखो, ये आकाश गंगा है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। विज्ञान क्या है, बहुत बड़ा है जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी जिज्ञासा पहेली है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज एक पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। जैसे ही हम नई कोई खोज करते हैं, मान लो, तो उसमें जो भी जिज्ञासा पहेली है उसमें एक टुकड़ा और ऐड हो जाता है। मीन्स इसका कोई अंत नहीं है। हमने सोचा कि बस ये लास्ट टुकड़ा है, फिर इसके बाद में इस खोज का अंत हो जाएगा, विज्ञान का अंत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम नई कोई खोज करेंगे, एक टुकड़ा ऐसे ऐड हो जाएगा कि एक जिज्ञासा पहेली का टुकड़ा और आ गया है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई सीमा नहीं है।
क्या हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। इस पहेली की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम क्या क्या खोज सकते हैं और ज्ञान का हर नया भाग जो जो भी आएगा, जो भी नई चीज़ खोजी जाएगी, उसके बारे में नए नए प्रश्न उठेंगे, नई नई खोजों की तरफ लेके जाएंगे। जो हमने खोज की है उसमें क्वेश्चंस उठेंगे तो हम और नई चीज़ों की तरफ जाएंगे। हम कभी कभी देखते हैं इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ये तो गलत जगह पे जुड़ा हुआ टुकड़ा है, तो उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। अगर कोई टुकड़ा गलत जुड़ा है तो उसको दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है, आवश्यकता है तो उठा के दूसरे जगह पे रख दिया जाएगा। ये जो नई नई खोजें हैं वे वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है कि क्या संसार में क्या चीज़ चल रही है, कैसे चलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएंगे, आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, इंटरेस्टिंग आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचार करने को प्रेरित करेंगे। आप आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, जिससे आपके जो विचार हैं वो प्रेरित होंगे। और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। और आप हर चीज़ के बारे में जानेंगे कि हम जो डेली लाइफ में करते हैं तो हमारे लिए क्या चीज़ उपयोगी है और कैसे उपयोगी है। विज्ञान हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से उपयोगी है, ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। अब ये जो चैप्टर है सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इतना अनुमान लगाना है कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। सिर्फ बैठ के सोचना है कि क्या क्या होने वाला है। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप सोचेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कुछ कि किस तरीके से ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे, तो इस पुस्तक की सहायता से हमें अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। डेली लाइफ में जो हम चीज़ें करते हैं उसके बारे में, इस संसार के बारे में नई नई चीज़ें हम खोजेंगे। ठीक है, आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। अब आपकी विज्ञान की जो यात्रा है वो आरंभ होगी कहाँ से? पृथ्वी से, अर्थ से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ये आप सभी को पता है कि अर्थ अभी तक खोजा गया यही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल्यूशन होगा तो फिर हम यहाँ पे सांस भी नहीं ले पाएंगे और फिर हम सभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। पृथ्वी पर जीवन की क्या है? विविधता है, मतलब सभी अलग अलग है। ठीक है, पौधे जंतु जो भी हैं सभी अलग अलग हैं। इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने, फलने फूलने में सफल हो सके हैं, मतलब अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे कुछ जो जानवर हैं, कुछ क्या है, पालतू जानवर है सॉरी, कुछ जंगल में रहते हैं। तो सभी कहीं किसी न किसी तरीके से जीवित है और खुद को वहाँ पे फलने फूलने में सफल कर सके हैं, मतलब रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने को खुद को क्या है वहाँ उनका घर है, जहाँ पे भी वो रहते हैं खुद को वहाँ पे सक्षम मानते हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली मीन्स कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा। क्या आपने बीज से पौधा बनता हुआ कभी देखा है? बीज हम उगाते हैं, फिर उसके बाद में वो धीरे पानी डालते हैं डेली, उसमें धीरे धीरे उगता है, सनलाइट मिलती है, वो बड़ा होने लगता है, आप सभी ने देखा होगा। या फिर किसी कैटरपिलर को तितली में बदलते हुए देखा होगा। ये कैटरपिलर फिर धीरे धीरे ये बड़ा होगा इसको खा खा के और वो तितली में कन्वर्ट हो जाएगा।
तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। या फिर आपने देखा होगा काऊ का जैसे बेबी है जो पहले छोटा होता है, फिर दूध पीता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है और फिर ये भी बड़ा हो जाता है इसी तरीके से। तो आपने ये सभी चीज़ों का अवलोकन किया होगा कि पहले कोई चीज़ छोटी होती है फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, या फिर आपके घर में कोई बेबी हो, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा फिर और बड़े हो जाते हैं वो। ठीक है, तो यही बताना चाहता है कि चीज़ों का अवलोकन कैसे करेंगे आप। अब आगे है, वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि मीन्स विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा है जो बिना खाना खाए रह सकता है? नहीं। और जिस दिन फास्ट हो किसी का तो और भी ज़्यादा भूख लगती है, देखने में कैसा भी खाना हो और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है उसके विकास के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। हमारे जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके का खाना है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। देखो यहाँ पे सब अलग अलग तरीके का खाना है, तो देख के मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, तो घर पे बना के खा लेना। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। अलग अलग तरीके के पकवान हैं, स्वादिष्ट पकवान हैं, और उनको बनाने की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, वो भी अलग अलग हैं। वे सब किससे बनते हैं? आप मान लो कि आपको डोसा बनाना है तो किससे बनता है, क्या क्या मटेरियल इसमें लगेगा, दाल चावल कौन से क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कितनी क्वांटिटी में लगेंगी, हम इसे कैसे पता करेंगे? तो कोई बनाता होगा उसी से पूछेंगे ना। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि किससे बनते हैं, पहले हम इस चीज़ का पता लगाएंगे, फिर कैसे बनेगा, ये कितनी क्वांटिटी ली जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना ही क्या है? विज्ञान है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। अब खाली भोजन करके तो जिंदा रह नहीं सकते, जल भी चाहिए। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है, बहुत इंटरेस्टिंग आनंददायक पदार्थ है, क्योंकि जल जब हमें प्यास लगती है और हमें पानी नहीं मिले तो हम कैसा महसूस करते हैं, या फिर बहुत ज़ोर से प्यास लगी और एक घूंट भी पानी मिल जाए तो कितना मज़ा आता है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े? क्या कभी बारिश आती है तो आपने उसमें दौड़ के देखा, भागे और कूदे? बारिश में किसी ने जंप करके देखा है? कितना मज़ा आता है उसमें। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने कभी भी सोचा है ऐसे कि ये बारिश क्यों हुई है, कैसे हुई है, ऊपर पानी कैसे जाता है? क्या ये सभी आपने देखा है, सोचा है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में। पानी क्या होता है? भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये इकट्ठी होती हैं जो पानी की बूंदें होती हैं, फिर उसके बाद में जो वो भारी हो जाती हैं, होल्ड नहीं कर पाती हैं खुद को, तो वो नीचे बारिश के फॉर्म में वापस आ जाती हैं। ऊपर भाप बन के पानी ज़्यादातर कैसे जाता है? समुद्रों से जाता है। हम कपड़े जो सुखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे पानी ऐसे ऊपर भाप बन के जाता है। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है? क्या आपने देखा फ्रिज में ये फ्रीज़र में जब आप पानी रखते हो तो बर्फ़ बन जाता है? क्यों बनता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया? और गर्म करने पर पानी उबलने लगता है तो क्यों उबलता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म पानी से जल से नहाने में आनंद आता है? तो अभी क्या चल रही है? ठंड चल रही है, तो अब आप अगर ठंडे पानी से नहाओगे तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। कितना अब जब आप गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते हो तो कितना अच्छा लगता है, और सर्दियों में जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो कितना मज़ा आता है। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? किस तरीके से हम समझेंगे कि ये पानी गर्म है या ठंडा है? क्या आप उसे हाथ से छू के देखोगे, तब पता चलेगा कि ये गर्म है या ठंडा? तो इन सभी चीज़ों का जो जवाब है वो हमें चैप्टर्स में मिलेगा आगे। चाहे वो जल हो या ज़ोर से तपते हमारे शरीर का तापमान, चाहे वो पानी का तापमान हो, चाहे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका तापमान हो, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। तो हमारे शरीर का तापमान जो है अगर ज़्यादा है तो हम किसकी हेल्प से मापते हैं? तापमापी मीन्स थर्मोमीटर की हेल्प से हम मापेंगे। कोई चीज़ जल कितना गर्म है तो देखने से पता चलेगा कि ये तो उबल रहा है, तो हाथ लगाने की ज़रूरत तो उसको है नहीं क्योंकि हाथ तो जल जाएगा।
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। हमारे आसपास कितनी सारी वस्तुएं हैं, देखो जिस नोटबुक पे आप लिखते हो उसमें जो कागज़ है वो धातु की चाबी, आप सभी के घरों में चाबी होंगी। प्लास्टिक का पैमाना मीन्स ये जो स्केल होता है प्लास्टिक का, उसके बारे में बात हुई है। हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर इरेज़र जो होता है वो, बॉक्स में बंद रखने वाला चुंबक, छोटे जो चुंबक होते हैं उसके बारे में बात हो रही है, मैग्नेट्स की। हमारे पहनने के कपड़े हैं, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं। आप अपने आसपास में देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं, टेबल है, बैग्स हैं, कंप्यूटर है, मॉनिटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सब किससे बनी होती है? अब कौन सी चीज़ किससे बनती है? सभी चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ों से बनेंगी। धातु की चाबी मीन्स किसी मेटल से बनी होगी। ये प्लास्टिक का स्केल है तो प्लास्टिक से बना होगा। रबर किससे बनेगा? एक पेड़ आता है जिससे हम निकालते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है तो रबर बनाते हैं। चुंबक, कपड़े, हमारे जो पहनने वाले कपड़े हैं कौन से, कॉटन से बने हैं, नायलॉन से, किस तरीके से बने हैं, रस्सियाँ किससे बनती है, दूध पीने का प्याला किससे बनता है, इन सभी के बारे में हमें पता चलेगा। क्या ये विभिन्न पदार्थ से बनी है? तो ये सभी अलग अलग पदार्थ से बनी है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? अब इरेज़र जो है वो अलग होता है, वो इरेज करने के काम आता है, मिटाने के काम में आता है। चुंबक क्या होता है? छोटी छोटी जो कीलें अगर गिर जाएं तो ऐसे अगर हम घुमाएंगे चुंबक को ऊपर से तो वो उसके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी उसको, ठीक है। दूध पीने का प्याला किससे बना है? अलग चीज़ से बना होगा, स्टेनलेस स्टील का बना होगा या किसी और चीज़ का बना होगा। तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे सब चीज़ें आप आगे जाके पढ़ेंगे। अब आगे है, इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। इतने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम जो प्रश्न के बारे में बोल रहे हैं वो केवल पृथ्वी पर रहने वाली चीज़ों के बारे में ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य के बारे में भी पढ़ेंगे, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम पृथ्वी पर ही नहीं, बाहरी जो सूरज, चांद, तारे हैं, इन सभी के बारे में भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, यहाँ पे एक पत्ती की संरचना मीन्स एक पत्ती कैसे बन रही है उसके बारे में जानना हो, चाहे ये जानना हो कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट, कोई वस्तु कैसे गति करती है, या फिर मूंगफली के छिलके को कैसे अलग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कैसे मूंगफली के छिलके को अलग करोगे आप। अगर कोई कच्ची मूंगफली है तो उसको रोस्ट करेंगे, फिर अपने हाथों से मसल के उस छिलके को फूंक मार के अलग कर देंगे। या फिर मूंगफली पकी हुई है, छिलका है, जैसे हम मार्केट में सर्दी में लेके आते हैं तो उसको छिलका उसका ऊपर वाला हटा के फिर हाथों से मसल के फूंक मार के खाते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगी कि वस्तु कोई गति कैसे करती है, मूंगफली को छिलके से अलग कैसे करें। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत तो करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। ये जो बुक है उसका हर अध्याय, हर चैप्टर आपकी जानने की इच्छा को और बढ़ाएगा और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न को इकट्ठा कर देगा, ठीक है। चाहे आपने ध्यान न दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आपने ज़रूर उन क्वेश्चंस के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की होगी या फिर आप उन क्वेश्चंस को ढूंढ रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप लिख रहे हो कोई चीज़ और आपका पेन काम करना बंद कर दे तो आप क्या करोगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया। तो सबसे पहले आप यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हो गया, लिखना कैसे बंद हो गया इसमें। फिर आप उसको क्या करते हैं? हिला के देखते हैं, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो आप क्या करते हैं? अनुमान लगाइए कि कलम से स्याही
खत्म हो गई होगी। आपने क्या अनुमान लगाया कि हो सकता है इसकी स्याही खत्म हो गई है। तो आप क्या करेंगे, तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही से जांच करेंगे। फिर क्या करेंगे आप उसको खोलेंगे, उसके रिफिल की जांच करेंगे कि स्याही ठीक है या नहीं, खत्म हो गई। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। अगर रिफिल खाली है तो आप समझ गए कि क्या है, स्याही खत्म हो गई है। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है। अगर आप देख रहे हो स्याही समाप्त नहीं हुई है, उसके बाद भी कलम ने लिखना बंद कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। तो हो सकता है कि उसकी स्याही सूख गई हो, या फिर आप ये देखेंगे कि पेन की जो टिप होती है, ये जो निब है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आई है, क्या ये ठीक है या इसकी बॉल निकल गई है। तो इस तरीके से आप अपने अनुमान लगाएंगे और फिर उसकी क्या करते हैं, आप जांच करते हैं। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। अगर स्याही सूख गई है, नहीं सूखी है, इसके बारे में जानने के लिए आप फिर से कुछ करेंगे कि देखेंगे कि स्याही सूखी है या कुछ और हुआ है। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। जैसे आपने स्याही के ये पेन के बारे में देखा, विज्ञान भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। पहले चीज़ों के बारे में देखेगा कि ये ऐसी चीज़ हुई क्यों है, फिर उसके कारण का पता लगाया जाएगा, फिर अगर वो कारण नहीं है तो कोई दूसरा कारण देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस के आंसर जब हमें मिलते हैं तो हम भी एक साइंटिस्ट की तरह काम करने लगते हैं। आपको यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। चीज़ों के बारे में ऐसे सोचना और उनके बारे में फिर अनुमान लगा के पता लगाना, यही क्या है, वैज्ञानिक विधि है। इसी का एक ये एग्जाम्पल था। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।